हाँ जी, तो यहाँ पर हम लेते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उनके कुछ पोस्टुलेट एनसीईआरटी से मैंने नोट किया इसको। देखिए, इट इज़ प्रपोज्ड इन 1808, 1808 में डाल्टन ने इसको बनाया था। पहला पॉइंट देखो क्या है, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम। इंडिविजिबल एटम का क्या मतलब है? जितने भी मटेरियल हैं हमारे आसपास वो सब किससे बनते हैं? एटम से। ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड लगा इंडिविजिबल, है ना? क्या मतलब है उसका? जो डिवाइड नहीं हो सकता, फर्दर टूट नहीं सकता, सबसे छोटा पार्टिकल। तो उन्होंने कहा कि कोई भी मटेरियल है वो किससे बना होता है? एक ऐसे पार्टिकल से बना होता है जो क्या होता है? इंडिविजिबल, और उसका नाम एटम रखा। लेकिन ऐसा नहीं है, बाद में जब डिस्कवरीज हुई कैथोड रेस की और आगे फर्दर और डिस्कवरीज हमने की क्रूक्स के, ट्यूब्स के, कैथोड रेस के, वहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉन मिला, प्रोटॉन मिला, आगे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई आगे चल के, चैडविक ने किया था। तो इससे ये पता चला कि एटम दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, इनडिविजिबल पार्टिकल नहीं है, वो डिविजिबल पार्टिकल है ना? तो पहला पॉइंट उनका यही फेल हो गया कि दुनिया की हर चीज़ एटम से बनती है, और कैसा एटम होता है? इनडिविजिबल। तो ये फेल हो गया। इसको करेक्ट करके हमने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जब बनाया तो इसमें हमने क्या लिखा? एन एटम इज ए डिविजिबल, डिवाइड हो सकता है। क्यों? इट इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। अब तो आप सब ये जानते हो, हालांकि सेकंड चैप्टर में हम ये सारी डिस्कवरीज पढ़ेंगे पहले। दूसरा जो पॉइंट था इनका, देखिए, ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। कोई एक एलिमेंट अगर मैं आपको देता हूँ, गिवन एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था ना आयरन का, तो अगर हमने आपको कोई एक एलिमेंट दिया, उस एलिमेंट के अंदर जितने एटम होंगे उस एलिमेंट के, वो सब के सब कैसे होंगे? आइडेंटिकल, सेम। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? साइज भी सेम होना, शेप भी सेम हो जाना, उसकी प्रॉपर्टी भी सेम हो जाना, मास भी सेम हो जाना, सारी चीज़ें सेम, एक जैसे हूबहू। जैसे हम लोग बिलियर्ड्स टेबल में बॉल नहीं जमाते, बिलियर्ड्स खेलने के लिए बॉल जिसको स्टिक से हिट करते हैं, कैरम की तरह होता है, स्टिक से हिट करते हैं तो बॉल पिक जाती है, ठीक है जी। तो वो सारे बॉल्स कैसे लगते हैं? एक जैसे कि छोटे बड़े? एक जैसे, एक रंग के, एक मास के, सब एक जैसे होते हैं ना। उसी तरह से एटम भी होता है। उनका कहना था कि अगर हम किसी गिवन एलिमेंट के अंदर उसके एटम को देखें तो सारे एटम कैसे दिखेंगे? आइडेंटिकल, मास भी सेम, शेप भी सेम, साइज भी सेम, प्रॉपर्टी भी सेम, सारी चीज़ें सेम। इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल। समझ आया? ओके। और फिर दूसरी चीज़ उन्होंने बोली, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अगर हम अलग अलग एलिमेंट्स के एटम देखें, अभी तो सेम एलिमेंट की बात हो रही थी ना, सेम एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन अगर हम ले लें, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस एक एलिमेंट है ना, एलिमेंट। उस हाइड्रोजन के अंदर जितने एटम मिलेंगे सब आपको काहे के एटम मिलेंगे? हाइड्रोजन के, ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस के अंदर जितने भी हाइड्रोजन एटम आप देखोगे, हर हाइड्रोजन एटम का शेप, साइज, मास कैसा रहेगा? सेम। जब भी एटम शब्द आए तो आप तुरंत बिलियर्ड्स वाला बॉल इमेजिन कर लिया करो, बॉल, बहुत सारे बॉल, सेम शेप, सेम साइज, सेम मास के। आया समझ में? ये उन्होंने बताया कि अगर हम सेम एलिमेंट के अंदर एटम को देखें तो सारे एटम कैसे होते हैं? आइडेंटिकल, एक जैसे। लेकिन अगर हम डिफरेंट एलिमेंट को देखें, हाइड्रोजन को देखें, क्लोरीन को देखें, नाइट्रोजन को देखें, अलग अलग एलिमेंट्स को देखें, तो वहाँ पर हमको क्या दिखेगा? उसके जो एटम होंगे वो कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे, यानी उनकी प्रॉपर्टी भी अलग होगी, मास भी अलग होगा, साइज भी अलग होगा, शेप भी अलग होगा, सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी। तो डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर जो एटम होते हैं वो भी कैसे होते हैं? आपस में डिफरेंट, क्योंकि वो अलग अलग एलिमेंट के एटम है। तो जाहिर सी बात है, एलिमेंट अगर अलग है तो उससे एलिमेंट जिस चीज़ से बना है, यानी उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी कौन? एटम, तो वो एटम भी अलग अलग होगा। मतलब समझ में आया या नहीं आया? क्या बोला इन्होंने, डाल्टन साहब ने? सबसे पहला पॉइंट, सेम तरह के अगर मैं एलिमेंट लाता हूँ, जैसे मैं हाइड्रोजन गैस लाता हूँ, एक बार यहाँ से हाइड्रोजन ले आया, एक बार वहाँ से हाइड्रोजन ले आया, एक बार यहाँ से हाइड्रोजन लगाया, अलग अलग सोर्स से लाया हाइड्रोजन गैस, तो सेम ही एलिमेंट लाया ना। सेम एलिमेंट के अंदर एटम कैसे होंगे? सेम। तो हाइड्रोजन गैस किसी भी सोर्स से लेके आया आप चाहे 10 जगह से लेके आइए हाइड्रोजन गैस को, है तो हाइड्रोजन, तो उसके अंदर आप 10 गैस के अंदर देखोगे सबका एटम कैसा दिखेगा? एक जैसा दिखेगा, आइडेंटिकल दिखेगा, मास भी सेम होगा, शेप, साइज, सारी चीज़ें सेम, प्रॉपर्टी भी सेम,
ठीक है। लेकिन अगर आप अलग अलग कंपाउंड लेके आओ, एक एलिमेंट दूसरा ले लिए, एक एलिमेंट दूसरा ले लिए, जैसे एक हाइड्रोजन ले लिए, एक नाइट्रोजन ले लिए, अब हम इसके एटम को देख रहे हैं तो ये एटम अलग अलग दिखेंगे क्योंकि अलग अलग एलिमेंट के हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों चीज़ें बाद में आगे चल के गलत साबित हो गई जब आइसोटोप और आइसोबार की डिस्कवरी हुई। आइसोटोप किसको बोलते हैं? आइसोटोप्स सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मासेस। हाँ, समझ आया? एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा लेकिन उनके मास डिफरेंट डिफरेंट होंगे। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1, लेकिन वो हमको अलग अलग मास का मिलता है। 1 ग्राम का भी मिलता है, 2 ग्राम का भी मिलता है, 3 ग्राम का भी मिलता है। ये हाइड्रोजन के क्या हैं? आइसोटोप्स। तो हम तो एक जगह से हाइड्रोजन गैस लेके आए, दूसरी जगह से हाइड्रोजन गैस लेके आए, तीसरी जगह से हाइड्रोजन गैस लेके आए। पहली हाइड्रोजन गैस एलिमेंट के अंदर देखा उसका एटम को, उसके एटम का मास क्या था? 1। दूसरी हाइड्रोजन गैस के एलिमेंट के अंदर हाइड्रोजन एटम को देखे, उसका मास क्या था? 2। तीसरी हाइड्रोजन गैस एलिमेंट है, उसके अंदर के एटम को देखा, उसका मास क्या था? 3। है तो सब हाइड्रोजन, लेकिन हर हाइड्रोजन के अंदर जो एटम्स मौजूद हैं उन एटम्स का मास क्या है? अलग अलग है। उनका साइज, मास अगर कम ज़्यादा होगा तो साइज भी छोटा बड़ा हो जाएगा, तो साइज भी अलग अलग, शेप भी अलग अलग, उसकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग, ठीक है। लेकिन है क्या? सब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एटम्स। तो जरूरी है क्या कि सेम एलिमेंट के अंदर के जो एटम है वो सेम हो, आइडेंटिकल हो? आंसर है नहीं। इसको बोलते हैं आइसोटोप्स। बाद में जब आइसोटोप्स खोजे गए अलग अलग एलिमेंट्स के तो पता चला कि नहीं, ये थ्योरी बेकार है, ठीक है ना, क्योंकि सेम एलिमेंट्स के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट मास के क्या हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं। और ये यहाँ हमने बनाया, देखिए, ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर नॉट सेम। एक ही एलिमेंट के अंदर, एक ही एलिमेंट के अंदर जो एटम होते हैं वो सेम नहीं हो सकते, जरूरी नहीं है सेम हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आइसोटोप 1 वाला भी मिलता है, 2 वाला भी मिलता है, 3 वाला भी मिलता है। ये एटॉमिक मास यूनिट है, आगे हम पढ़ेंगे ना। इनको क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं इनको? इसी तरह क्लोरीन गैस भी है, 35 वाला क्लोरीन भी मिलता है और 37 वाला भी मिलता है। एक्चुअल में अगर एक्चुअल देखें तो 35.5 मास का मिलता है और 37.5 मास का मिलता है एग्जैक्ट, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी रफ आइडिया हमने लिया है। यानी एक से ज़्यादा तरह के मास वाले क्लोरीन मिले कि नहीं, तो क्या इनके एटम आइडेंटिकल हुए? पहला क्लोरीन मैं 35 मास वाला लेके आऊँ और दूसरा क्लोरीन गैस में 37 मास वाला लेके आऊँ, तो इनके एटम छोटे बड़े होंगे कि नहीं? एक हल्का होगा, एक भारी होगा थोड़ा सा। एलिमेंट तो सेम है क्लोरीन, लेकिन उसके एटम कैसे हैं? अलग अलग हैं। तो ये वाले पॉइंट गड़बड़ हो गए कि नहीं? सेकंड वाला, जरूरी नहीं है कि सेम एलिमेंट के अंदर आइडेंटिकल एटम्स आपको मिले, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, आइडेंटिकल मास वाले एटम। जरूरी नहीं है कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मास वाले हमको एटम्स मिले। ये भी बाद में आगे चल के गलत साबित हुआ जब आइसोबार की डिस्कवरी हुई। आइसोबार क्या चीज़ होता है? डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास। मास सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग होते हैं। एटॉमिक नंबर अलग अलग हुए मतलब अंदर के जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की गिनती है वो अलग अलग हो गई। एटॉमिक नंबर किसका गिनती बताता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। तो एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा, यानी एलिमेंट अलग अलग होंगे लेकिन उनके मास सेम होंगे। मास सेम हुए मतलब उनके एटम का साइज कैसा हो गया? बोलो। अरे भैया, दोनों तरफ अगर हम सेम मास की चीज़ें रखते हैं तो दोनों का मास तो बराबर हो गया, उनका साइज भी कैसा हो जाएगा? एटम तो अब स्फेरिकल ही रहता है, तो सेम मास का बॉल है तो उसका शेप, साइज, सारी चीज़ें एक जैसी हो जाती है ना। इसको बोलते हैं आइसोबार। और ये हमको आगे चल के मिला, बहुत सारे आइसोबार होते हैं। यहाँ मैंने 2 लिखे हैं, एक कैल्शियम और आर्गन। दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं कि नहीं? दोनों, कैल्शियम अलग एलिमेंट है, आर्गन गैस है, अलग एलिमेंट है। तो इनके एटम भी अलग अलग होने चाहिए। जैसे डाल्टन ने बताया कि अलग अलग एलिमेंट होंगे तो उनके एटम भी कैसे होंगे? अलग अलग, डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले। लेकिन नहीं, जब आप इन दोनों के एटम को देखते हो तो इनका मास क्या होता है? 40 AMU। एटॉमिक नंबर अलग अलग है इसलिए तो एलिमेंट अलग अलग है, लेकिन इनके मास कैसे हैं? सेम। तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक मास, इनको क्या बोलते हैं? ऐसे एलिमेंट्स को आइसोबार। तो ये क्या कहलाते हैं? आइसोबार्स। ये लिख भी लेना कहीं साइड में, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास, आइसोबार। ओके, तो ये भी हमारी पॉइंट इनकी गलत हो गई। अगला देखते हैं, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड when atoms of different elements combine in a fixed ratio। कोई भी कंपाउंड कब बनता है?
यानी केमिकल रिएक्शन होता है तब बनता है। तो इनका कहना यह था जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, जब भी कोई नया कंपाउंड बनेगा, कैसे बनेगा, जब इनके एटम्स आपस में फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे तभी कोई कंपाउंड बनेगा। किसके कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बनता है? एटम की। और एटम कैसे मिलेंगे? फिक्स रेशियो में। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम मिलाते हैं ना 1:8 के रेशियो में बाय मास, तो वाटर बन जाता है। यही इनका कहना था कि देखो कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन होंगे। कैसे? इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। बाय मास भी लिख लेना यहां पर, बाय मास, है ना। ये इसका मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया? आया? क्या मतलब हुआ? कोई भी नया कंपाउंड कब बनता है? जब क्या होता है? जब दो अलग अलग रिएक्टेंट हैं, यानी दो अलग अलग एलिमेंट हैं, तो उसके अलग अलग एटम, डिफरेंट एटम्स जब दो डिफरेंट एलिमेंट के कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? एक कंपाउंड बनता है। ठीक है, फिक्स मास में, फिक्स रेशियो में इनके एटम्स कंबाइन हुए। अलग अलग एलिमेंट के एटम्स जब फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं तब जाके कोई नया कंपाउंड बनता है। समझ आया? लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है एटम पार्टिसिपेट नहीं करते। यही तो इनकी सबसे बड़ी गलती है कि ये क्या बोलते हैं, कौन पार्टिसिपेट करता है? एक्चुअल में आपस में एक्सचेंज या रिएक्ट कौन करते हैं? एटम, और नया कंपाउंड बनाते हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, एटम पार्टिसिपेट करता ही नहीं है। तो कौन करता है पार्टिसिपेट? इलेक्ट्रॉन। आगे चल के आप पढ़ेंगे जब आप रिएक्शन सीखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के आदान प्रदान से, एक्सचेंज से केमिकल रिएक्शन होता है। समझ आया या नहीं आया? एक सोडियम है, एक क्लोरीन गैस है। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है? एक सोडियम Na और एक क्लोरीन गैस Cl, दोनों को मिला दिए तो क्या सोडियम का एटम और क्लोरीन का एटम आपस में इंटरचेंज होकर NaCl बनाते हैं क्या? नहीं। सोडियम क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन उसे एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। इलेक्ट्रॉन आने जाने से दोनों में चार्ज डेवलप हो जाता है, प्लस और माइनस, और उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करने लगता है और Na+ और Cl- चिपक जाते हैं, NaCl कंपाउंड बन जाता है, नमक बन जाता है थोड़ा सा। क्या एटम की अदला बदली हुई? नहीं हुई। अदला बदली किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी कमियां हैं। देखिए, एक तो ये क्या नहीं बता रहे हैं? चार्ज। हमने बोला Na के ऊपर प्लस चार्ज आया, Cl के ऊपर कौन सा चार्ज आया? माइनस चार्ज। तो इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है? ये क्या नहीं बताता? एटम के ऊपर का चार्ज, जो एक्चुअल कारण है कंपाउंड बनाने का। और दूसरा, जैसे चार्ज आएगा, चार्ज के बीच में क्या लगता है? फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्स नहीं होगा तो क्यों दो चीजें आपस में चिपकेंगी? फोर्स होगा तभी तो ये आपस में मिलते हैं। तो वो फोर्स कौन सा होता है जो इनको बांध के रखता है? बॉन्ड बनाने वाला फोर्स, बाइंडिंग फोर्स। समझ में आ रहा है? इस पर पूरा चौथा चैप्टर आएगा केमिकल बॉन्डिंग के नाम से। ठीक है जी, जग रहे हो कि सो गए? जग रहे हो ना। तो दो एटम क्यों आपस में कंबाइन हो रहे हैं? आंसर है उसमें चार्ज डेवलप होता है। चार्ज क्यों डेवलप होता है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लेते देते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो मेन कारण केमिकल रिएक्शन का क्या है? इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होना। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है, दोनों के ऊपर चार्ज आ जाता है, प्लस और माइनस, दो एलिमेंट के ऊपर, दो एटम के ऊपर, वो आपस में कंबाइन होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही अपोजिट चार्ज बनता है, दोनों के बीच क्या लगने लगता है? फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उस फोर्स के बारे में डाल्टन नहीं बताता, डाल्टन की थ्योरी। ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है। तो अगर इसकी लिमिटेशंस लिखने आ जाएं, ड्रॉबैक्स लिखने आ जाएं, तो मैं जितने पॉइंट्स आपको बता रहा हूं वो सब आपको लिखने चाहिए। ठीक है, ये किसके बारे में बात नहीं करता? बाइंडिंग फोर्स के बारे में बात नहीं करता कि किस फोर्स की वजह से बॉन्ड बनता है इनके बीच में। बॉन्ड की तो बात ही नहीं हो रही है। हम आगे चल के बॉन्ड भी पढ़ेंगे कि 3 तरह के बॉन्ड की वजह से दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं। एक आपका कोवेलेंट बॉन्ड, एक आपका कौन सा बॉन्ड? इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, जो भी मैं आपको बता रहा था, चार्जेस वाले। और एक कौन सा होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये भी आपने नाम नहीं सुना है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड सुना है? हाँ, कोवेलेंट तो पढ़े होगे 10th में। ओके, तो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो ये चीज समझ आया आपको? इनका कहना क्या है? जब एटम फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं अलग अलग एलिमेंट के, तब क्या बनता है? कंपाउंड। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कौन एक्सचेंज होता है तो कंपाउंड बनता है? इलेक्ट्रॉन। तो वहां हमने नोट किया होगा, देखो ये लास्ट पॉइंट, केमिकल रिएक्शन बिटवीन द एटम्स टेक प्लेस। एटम के बीच में केमिकल रिएक्शन तभी होगा जब क्या होगा? बाय द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब एक्सचेंजमेंट किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। तो जब एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का आना जाना होता है, तभी
दो एटम आपस में कंबाइन होते हैं। एटम खुद आते जाते नहीं, एक्सचेंज नहीं होते। समझ आया? एटम अगर एक्सचेंज होने लग जाए तो यहाँ से एक टुकड़ा निकल जाएगा, पार्टिकल, इसका मास कम हो जाएगा, वो पार्टिकल दूसरे में बैठ जाएगा, वो भारी हो जाएगा। अब ऐसे लाखों करोड़ों एटम जाएंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा फूल के, तो इसमें नया पार्टिकल आके चिपक गया ना, तो ये बड़ा हो जाएगा, और जिससे जाएंगे वो कम हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, चलो ये भी हो गया हमारा। अगला पॉइंट देखो, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। ये वही चीज है, इन्होंने बोला कि देखो एटम के एक्सचेंज से कंपाउंड बनता है, तो जब एटम एक्सचेंज होगा तो एटम का अरेंजमेंट भी बदलेगा। यहाँ एटम Na में अलग था, Cl में अलग था, जब इनका अरेंजमेंट होगा तो NaCl में एटम का अरेंजमेंट बिगड़ जाएगा, बदल जाएगा, दूसरे टाइप का अरेंजमेंट हो जाएगा, रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं एटम, जबकि ऐसा है ही नहीं। एटम जब कंबाइन ही नहीं होते, एक्सचेंज ही नहीं होते, तो उनका रीऑर्गेनाइजेशन कहाँ से होगा? एटम तो अपनी जगह यथावत रहते हैं, इलेक्ट्रॉन का खाली आना जाना होता है, और इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ ऐसे घूमते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं, वो उनका कहना है था कि पूरा का पूरा बॉल ही इधर से उधर होता रहता है। ऐसा नहीं है ना, जब ये बॉल एटम इधर से उधर एक्सचेंज होगा तब इनका रीऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल है, लेकिन जब ये जाता ही नहीं है, इसके इर्द गिर्द घूमने वाला इलेक्ट्रॉन जाता है, तो रीऑर्गेनाइजेशन किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। समझ आया? तो ये पॉइंट भी उनका फेल हो गया। ओके, उन्होंने ये बोला देखो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। ठीक है, जब भी कंपाउंड बनेगा एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट का एटम एक्सचेंज हो जाएगा, और एक्सचेंज होगा तो वो एटम कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, कोई नया एटम क्रिएट नहीं होगा। समझ आया क्या बोल रहे हैं? दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, एक एलिमेंट के अंदर अगर 100 एटम है, दूसरे एलिमेंट के अंदर अगर 200 एटम है, तो जब इनका रीअरेंजमेंट होगा, कंपाउंड बनेगा, तो उस कंपाउंड के अंदर 300 एटम दिखने ही चाहिए। कितने? क्योंकि पहले एलिमेंट में कितने एटम थे? 100, दूसरे एलिमेंट में कितने थे? 200, आपस में मिल गए तो फाइनल जो कंपाउंड बनेगा उसमें कितने एटम दिखेंगे? 300। लेकिन वो 300 आपस में रीअरेंज हो जाएंगे इधर उधर, जैसा भी उनको बॉन्डिंग करना है वैसा, लेकिन 300 के 300 रहेंगे, एक भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। 301 नहीं हो सकता, 299 नहीं हो सकता। समझ आया? तो ये पूरी स्टोरी तो इसी के ऊपर बेस्ड है ना, कि एटम एक्सचेंज होते हैं इधर उधर। जब यही गलत है तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि आगे चल के हमने देखा कि एटम डिस्ट्रॉय भी होता है। आपने आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी है ना, उन्होंने बताया था कि m मास का एटम डिस्ट्रॉय होके mc² के बराबर एनर्जी देता है। याद आया? एटम बम के अंदर तो एटम डिस्ट्रॉय होता है, और इनका कहना क्या है? एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जबकि एटम बम में एटम डिस्ट्रॉय भी होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एटम ऑफ वन एलिमेंट इनटू अनदर इज पॉसिबल, यानी एक एलिमेंट का एटम कन्वर्ट होकर के दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरे एलिमेंट का एटम बन जाता है, इसको बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन। और दूसरी चीज, एटम खुद डिस्ट्रॉय होके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ये मास एनर्जी का कन्वर्जन हो गया। ये आप पढ़ चुके हैं आइंस्टीन के रिलेशन में। समझ आया? ये नई चीज है कि एक एटम किसी एक एलिमेंट का एटम है, ठीक, ये म्यूटेट होकर के बदल के किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के रूप में चेंज हो जाए, यानी इसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। और ये क्या बोल रहे हैं? एटम डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, एटम क्रिएट नहीं किया जा सकता, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है? एटम म्यूटेट भी हो सकता है और एटम डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। एटम बम के अंदर तो होता ही है एटम डिस्ट्रॉय, तब ना इतनी एनर्जी आती है। वो किस चीज का एग्जाम्पल है? मास से एनर्जी के कन्वर्जन का एग्जाम्पल है। किस चीज का? मास से एनर्जी के कन्वर्जन का एग्जाम्पल है। ठीक है, और म्यूटेट कैसे होता है देखो ना, जब हम बम्बार्डिंग करवाते हैं अल्फा रेस से, नाइट्रोजन गैस लिए एक बर्तन में और इसमें अल्फा रेस छोड़ दिए, तो अल्फा रेस इतनी तेज आती है कि नाइट्रोजन के एटम से जब ये हिट करती है तो नाइट्रोजन का एटम ब्लास्ट हो जाता है, और ब्लास्ट होके क्या बन जाता है? ऑक्सीजन। किस में चेंज हो जाता है? बोलिए, थोड़ा ध्यान दो, किस में चेंज हो जाता है? ऑक्सीजन में। और पहले किसका एटम था? हाँ, पहले किसका एटम था? नाइट्रोजन। तो पहले वो नाइट्रोजन का एटम था। ध्यान से समझना इसको ना, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसम्यूटेशन। आपस में अदला बदला हो जाना एटम का, पुरानी पहचान खत्म, नई पहचान आ जाती है। तो देखिए, एटम्स ऑफ नाइट्रोजन चेंजेस इनटू ऑक्सीजन बाय बम्बार्डमेंट विथ अल्फा रेस। नाइट्रोजन गैस में अल्फा रेस छोड़ दीजिए, उसकी बम्बार्डिंग करवाइए, तो नाइट्रोजन में जब अल्फा रेस पड़ेंगी तो नाइट्रोजन ब्लास्ट हो जाएगा, और ब्लास्ट होकर क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन खत्म, नाइट्रोजन है ही नहीं, अस्तित्व खत्म हो गया, नया एलिमेंट बन गया ऑक्सीजन गैस। समझ आया ये?
ओके। इसी तरह से एटम बम के अंदर जब यूरेनियम फटता है तो यूरेनियम से नए नए एलिमेंट बन जाते हैं, एनर्जी तो निकलती है, एम मास डिस्ट्रॉय होता है और वो मास डिस्ट्रॉय होकर क्या बन जाता है, एनर्जी, वो तो होता है, लेकिन इसके साथ में नए नए एलिमेंट्स भी बनते हैं, नए नए चीजें बनती हैं, जैसे थोरियम बनता है, बेरियम बनता है, प्लूटोनियम बनता है, यहाँ पर मैंने प्लूटोनियम लिख दिया है, तो इसके अलावा थोरियम भी बनता है। जब आप न्यूक्लियर रिएक्टर के रिएक्शन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यूरेनियम जब टूटता है न्यूट्रॉन से, रिएक्टर के अंदर जब हम न्यूट्रॉन से हिट कराते हैं इसको यूरेनियम को, तो ये थोरियम में टूट जाता है, बेरियम बनता है, नए नए चीजें बन रहे हैं, ये खुद क्या है, यूरेनियम, लेकिन जब ये टूटता है तो ये किस में चेंज हो जाता है, कहीं बेरियम बन जाता है, कहीं थोरियम बन जाता है, कहीं प्लूटोनियम बन जाता है, कहीं एनर्जी बन जाती है और बहुत सारे न्यूट्रॉन बनते हैं, समझ आया। और ये अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन बन जाता है और ये रुकता नहीं, चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है जब तक यूरेनियम का एक एक मॉलिक्यूल खत्म ना हो जाए रिएक्ट होकर के। ये चीज क्लियर आया। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं, अभी आप उतना दिमाग मत खपाइए इसमें, अभी सिर्फ आप क्या याद रखिए कि एक एटम का दूसरे एटम में कन्वर्ट होना पॉसिबल है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में बदल सकता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन बन सकता है, इसको बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन, आपस में अदला बदला हो जाना, पुरानी पहचान खत्म, नई पहचान आ जाना। नाइट्रोजन मर के क्या बन जाता है, ऑक्सीजन बन जाता है, ठीक है। और दूसरा एटम डिस्ट्रॉय होता है तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत तरह के और कंपाउंड बनते हैं और एलिमेंट्स बनते हैं, थोरियम, बेरियम, प्लूटोनियम, ये सारी चीजें भी बनती हैं। तो कन्वर्जन ऑफ एटम इनटू एनर्जी इज पॉसिबल, और ये तभी पॉसिबल होगा जब एटम क्या होगा, डिस्ट्रॉय। तो ये चीज फेल हो गई कि नहीं, फेल हो गई ना, कि डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, क्रिएट नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय हो गया। एटम क्रिएट भी होता है जब हैवी मेटल पर हम लोग अल्फा रेज गिराते हैं, हैवी मेटल पर, जैसे प्लूटोनियम हो गया एक मेटल, प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम इसे हैवी मेटल, हैवी मेटल में जब हम लोग अल्फा रेस गिराते हैं तो वो रेस गायब हो जाती है, प्लेटिनियम उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्वेश्चन आया कि भाई अल्फा रेस तो रेडिएशन है, एनर्जी है, वो कहाँ गई भाई, हमने तो उसको प्लेटिनम के रॉड में गिराया था, प्लेटिनम के प्लेट में उसको गिराया था, गिरने के बाद उसको नेचर में एग्जिस्ट तो करना चाहिए ना, रेस को तो होना चाहिए, अल्फा रेस को होना चाहिए कहीं ना कहीं, लेकिन वो कहीं नहीं रहती, दिखती नहीं कहीं, कहाँ जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है प्लेट में। प्लेट में एब्जॉर्ब होके बनी क्या, तो आंसर है ये एनर्जी के रूप में आती है अल्फा रेस, और जब एब्जॉर्ब हो जाती है तो मटेरियल बन जाता है, प्लेटिनम ही बन जाती है। तो एटम बन गए उसके कि नहीं, प्लेटिनम के, बहुत थोड़ा सा मास बनता है, बहुत थोड़ा सा मटेरियल, लेकिन बनता है। ये एनर्जी से मैटर में कन्वर्जन हो गया, दोनों चीजें होती हैं, मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मटेरियल में कन्वर्ट हो सकती है। तो यही इसमें थोड़े थोड़े कमियां हैं, थोड़ी थोड़ी क्या, लगभग सारी पॉइंट्स में ही कमियां हैं इसकी, लेकिन फिर भी इसको हम पढ़ते हैं क्योंकि हिस्टोरिकल है, और इसको नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि गड़बड़ी कहाँ हुई थी और इसको कैसे करेक्ट किया गया था। बहरकैफ डाल्टन ने जब ये थ्योरी बनाई थी तो ये हमारे जो केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ हैं उसको ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स को ये एक्सप्लेन करती है, ठीक है ना, जितने मास वाले रिलेशन के साथ डील करते हैं। शुरू के 4 हमारे जो इक्वेशंस हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ हैं 4, कौन कौन से, मास कंजर्वेशन का, कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा डेफिनेट प्रोपोर्शन, तीसरा मल्टीपल प्रोपोर्शन, चौथा रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो शुरू की ये 4 लॉ मास के साथ डील करते हैं, चारों लॉ को डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन कर लेती है, कोई गड़बड़ी नहीं आती। लेकिन जैसे ही गेल-लुसेक वाला गैसियस वॉल्यूम का लॉ आता है तो उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती, क्योंकि ये बता ही नहीं पा रही है कि क्यों एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं। नहीं समझे, 2 एटम आपस में क्यों कंबाइन हो रही है, बोलता तो है ठीक है 2 एटम आपस में कंबाइन होकर के रीअरेंज होकर कंपाउंड बना देते हैं, 2 अलग अलग एलिमेंट के एटम कंबाइन हुए और कंपाउंड बना दिए, लेकिन ये नहीं बताता कि ये कंबाइन क्यों हो रहे हैं 2 एटम, काहे को मिलेंगे भाई 2 एटम, एक एटम का चार्ज न्यूट्रल होता है, दूसरे एटम का चार्ज न्यूट्रल होता है, कभी भी 2 न्यूट्रल चीजें आपस में मिलेंगी क्या, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं होगा, नहीं मिल सकती ना, उनको आपस में चिपकने के लिए फोर्स चाहिए, और फोर्स के बारे में ये बात ही नहीं करता। ये बोलता तो है कि 2 एटम आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन ये नहीं बताता कि वो 2 एटम क्यों कंबाइन हो रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, रीजन समझ में आ रहा है, इसका लिमिटेशन क्या है। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें, जैसे ये पॉइंट आप पढ़िए, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स रेशियो। कोई भी कंपाउंड कब बनता है, जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम आपस में फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, तब कंपाउंड बनता है, कोई प्रोडक्ट बनता है। अब हम आपसे तुरंत पूछेंगे कि वो डिफरेंट एलिमेंट के एटम क्यों कंबाइन हुए, क्या पड़ी उनको कंबाइन होने की, तो इसके पास कोई जवाब नहीं है उसका कि क्यों कंबाइन होते हैं। ये सिर्फ क्या बोलता है, कंबाइन होते हैं कंपाउंड बनता है,
क्यों कंबाइन होते हैं नहीं बताता ये। आया समझ? ये इसके लिमिटेशंस हैं। किस फोर्स की वजह से कंबाइन होता है, बाइंडिंग फोर्स के बारे में बात ही नहीं करता ये। समझ आया? ऐसे करके इसमें बहुत सारी कमियां हैं। और गैस के मॉलिक्यूल में तो और दिक्कत है, वो गैस के एटम क्यों कंबाइन होंगे, क्योंकि तो मास के साथ डील करता है और वहां वॉल्यूम के साथ कनेक्शन होता है गैस के अंदर। तो शुरू के 4 लॉ तो ठीक है, मास के साथ है इसलिए ये इसको एक्सप्लेन कर लेता है, लेकिन गेल-लुसेक का जो गैसियस वॉल्यूम का लॉ है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता, क्योंकि वहां वॉल्यूम के साथ डील करना पड़ता है। और ये नहीं बताता कि 2 एटम आपस में क्यों कंबाइन हो रहे हैं, तो गैस के एटम क्यों कंबाइन होंगे उसका रीजन इसके पास नहीं है, इसलिए ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। समझ आया? तो ये इसकी लिमिटेशंस भी मैंने आपको बता दी है, आप अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं। साथ ही साथ हमारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी हो गई, तो ये दोनों चीजें आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम आएंगे एवोगैड्रो का हाइपोथेसिस हम पढ़ेंगे, ठीक है। एवोगैड्रो ने बड़ा कमाल का एक नंबर बनाया, ठीक है, जिसको आप लोग एवोगैड्रो नंबर के नाम से जानते हो, जो आगे चल के मूल कॉन्सेप्ट का आधार बनेगा, ठीक है ना। और उस पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी बर्जीलियस की थ्योरी और फिर उसके करेक्शन के लिए एवोगैड्रो। मेहनत बर्जीलियस ने किया था, आप ये पहली बार नाम सुन रहे हैं ना, ठीक है। क्या सुन रहे हैं? पहली बार कि पहले सुन चुके हैं? बर्जीलियस। एवोगैड्रो थ्योरी तो लिखा है आपकी किताब में, लेकिन वो बस लिखा हुआ है। साइंस में अक्सर यही होता है कि मेहनत कोई और करता है और लास्ट में फल कोई और ले जाता है अपने नाम, थोड़ी सी चेंज करके उसमें। बाकी पूरी डिस्कवरी, पूरी मेहनत कोई और बंदा करता है, और लास्ट में जब उसमें गड़बड़ी निकलती है तो एक आदमी आता है, उसकी पूरी स्टडी करता है, उसको समझ में आता है कि यहाँ गड़बड़ी, बस एक शब्द को हटा के दूसरा शब्द लगा देता है, और वो पूरी थ्योरी किसके खाते में चली जाती है? जो सेकंड बंदा आया उसको करेक्ट करने के लिए। लेकिन एक्चुअल में मेहनत किसकी होती है? पहले बंदे की। यही एवोगैड्रो के साथ हुआ। आपकी बुक में जो एवोगैड्रो लॉ है ना, जो अब हम पढ़ने वाले हैं, यही उनके साथ भी हुआ। बर्जीलियस नाम के एक केमिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने थ्योरी बनाई कि देखो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी डेवलप हो चुकी है, गेल-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम भी डेवलप हो चुका है। तो उन्होंने कहा देखो गेल-लुसेक ये बताता है कि जब भी 2 गैस मिलेंगे सिंपल रेशियो में मिलेंगे बाय वॉल्यूम, है ना, और हर एटम का मास भी होता है अपना अपना। और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी मास के बारे में बताता है कि जब भी 2 एटम आपस में कंबाइन होंगे तभी कंपाउंड बनता है। एटम कंबाइन हुए यानी उनका मास कंबाइन हुआ। डाल्टन क्या बताता है? जब भी 2 डिफरेंट एलिमेंट के एटम कंबाइन होंगे तभी कंपाउंड बनेगा। तो एटम कंबाइन होंगे तो उनका मास कंबाइन हुआ ना, तब जाके कंपाउंड बनेगा। बाई मास कंबाइन होते हैं एटम। मैंने पहले ही बोला ये किसके साथ डील करता है? जितने मास वाले लॉ हैं, वॉल्यूम वाले के साथ ये डील नहीं करता, ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो डाल्टन साहब की थ्योरी ये बताती कि जब भी 2 एटम आपस में कंबाइन होते हैं तभी कंपाउंड बनता है। और एटम कैसे कंबाइन होते हैं? बाई मास। ये मैंने लिखा भी है ना, यहाँ देखो, बाई मास, फिक्स रेशियो में, यानी बाई मास कंबाइन होते हैं तभी कंपाउंड बनता है। और गेल-लुसेक क्या बोलता है? जब भी 2 गैस के एलिमेंट कंबाइन होंगे, वो कैसे कंबाइन होंगे? बाई वॉल्यूम। गेल-लुसेक लॉ क्या बोलता है, जो 5वां लॉ आपने पढ़ा? बोलो। जब भी 2 गैस के एलिमेंट कंबाइन होंगे, कैसे कंबाइन होंगे? बाय वॉल्यूम। और डाल्टन लॉ क्या बोलता है? जब भी 2 एटम कंबाइन होंगे, कैसे कंबाइन होंगे? बाय मास। तो भैया ये कंबाइन होके गैस बनाते हैं कि नहीं? 2 गैस के एलिमेंट कंबाइन होके गैस बनाते हैं कि नहीं? गेल-लुसेक में हमने 3-4 एग्जांपल देखे, बना गैस। तो जब ये कंबाइन होते हैं तो उसके एटम भी आपस में कंबाइन होते होंगे अकॉर्डिंग टू डाल्टन। जब एटम कंबाइन होते होंगे तो उनका मास भी आपस में एक्सचेंज होता होगा। तो गेल-लुसेक बोलता है कि इनका वॉल्यूम का कनेक्शन है, बाई वॉल्यूम ये मिलते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। डाल्टन बोलता है बाई मास ये मिलते हैं एटम, तब प्रोडक्ट बनाते हैं। तो बर्जीलियस ने बोला कि नहीं, देखो जब भी 2 गैसेस मिलती हैं, उनके वॉल्यूम का और उनके मास का कोई ना कोई रिलेशन तो होता होगा, क्योंकि दोनों चीज है तो बात एक ही, लेकिन उसको 2 अलग अलग तरीके से हम बोल रहे हैं। एक तरीके से हम क्या बोल रहे हैं? बाई मास, जो डाल्टन बताता है। 2 गैस मिली और एक तीसरी गैस बनी, प्रोडक्ट बना। तो जब ये मिली होंगी तो इनके एटम ही ना मिले होंगे, तो ये किसकी बात हो गई? डाल्टन की। और इसी चीज को गेल-लुसेक क्या बोलता है? जब भी 2 गैस मिलेंगी, इनके वॉल्यूम मिलते हैं गैस के, तो एक प्रोडक्ट बनता है। बात एक ही चीज की हो रही है, लेकिन 2 अलग अलग तरीके से हो रही है। तो बर्जीलियस ने दोनों को मिला दिया कि डाल्टन और गेल-लुसेक तो बात एक ही चीज की कर रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेज में कर रहे हैं। एक उसको गैस के वॉल्यूम में कह के बता रहा है और एक उसको एटम के मास में कह के बता रहा है डाल्टन। बात एक ही हो रही है। तो उसने ये बोला कि देखो जब भी 2 गैस मिलेंगी तो इनका जो वॉल्यूम होगा मिलने का और इनके एटम का जो मास होगा, उनका आपस में जरूर कोई ना कोई कनेक्शन होगा, एटम का और वॉल्यूम का। किसका किसका कनेक्शन बना दिया? रिलेशनशिप।
जब भी दो गैस मिलेंगी उनकी वॉल्यूम का और उनके एटम का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन होगा, वो कनेक्शन, वो रिलेशन बर्जीलियस ने बताया। थ्योरी पूरी बनाई, पूरे एग्जांपल्स दिए, लेकिन लास्ट में जाके गड़बड़ हो गई, छोटी सी गड़बड़ी। ठीक है, वो गड़बड़ी क्या है हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। और छोटी सी गड़बड़ी हुई, पूरी मेहनत उसकी बर्बाद हो गई बर्जीलियस की। बाद में उसको एवोगैड्रो ने स्टडी किया, स्टडी करने के बाद उसको पता चला कि नहीं यहाँ पे गड़बड़ी लग रही है, बस वो एक शब्द मिटा के दूसरा शब्द लिख दिया। अब वो कौन सा शब्द है ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और जैसे ही दूसरा शब्द वहां पे बैठाया, पूरी थ्योरी सेट हो गई। और पूरी थ्योरी किसके खाते में चली गई? एवोगैड्रो के। इसलिए आज तक उसको किस लॉ से जाना जाता है, किस नाम से? एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, लेकिन वो है किसका? बर्जीलियस का। ठीक है जी, तो उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। ये हो गया।